नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं अपने खोजी पहलवान यानी बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज सोशल मीडिया में 3 वीडियो जो मेरी निगाह के सामने से गुजरे और बाद में जब मैंने पता करने का प्रयास किया तो उसमें से एक था अंतिम पंघाल। ये एक बिटिया जो अपने आप को खुद को वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बता रही है, महिला पहलवान है और 53 किलो वर्ग की पहलवान है, यानी वही जिसमें विनेश फोगाट खेलती हैं। 2 और वीडियो जिसमें सुजीत कलकल नाम का एक पहलवान और विशाल कालीराम ये पहलवान, ये 65 किलो बताया जा रहे हैं जो बजरंग पूनिया का वर्ग है। इसमें से खबर यह है कि अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने केस दायर कर दिया है इसके खिलाफ कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को बिना ट्रायल के सीधे कैसे एशियन गेम्स में खेलने की अनुमति दी जा रही है। इसी विषय पर आइए बात कर लेते हैं बाबा रामदास जी से। बाबा जी, क्या यह सूचना सही है कि अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल इन 2 पहलवानों ने, एक महिला और एक पुरुष पहलवान ने हाईकोर्ट में केस दाखिल किया है? हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही सूचना है आपके पास। ये 2 पहलवानों ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर की है और जो एडहॉक कमेटी ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी ट्रायल की, उसमें ये बताया था कि 53 किलो और 65 किलो की ट्रायल तो होगी, परंतु इसके लिए खिलाड़ियों का चयन पहले से कर लिया गया है और 53 किलो और 65 किलो की ट्रायल में जो पहलवान जीतेंगे उनको स्टैंड बाई में रखा जाएगा। मतलब इनको एशियन गेम्स खेलने के लिए नहीं भेजना है, जाएंगे वही लोग जिनका चयन कर लिया है। उस नोटिफिकेशन में पहलवानों का नाम नहीं दिया गया था, पर वो जग जाहिर है कि वो पहलवान है 53 किलो की विनेश फोगाट और 65 किलो के बजरंग पूनिया नामक ये 2 धरना जीवी। तो इस एक तरफा अन्यायपूर्ण आदेश के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ, इस नीति के खिलाफ हमारे ये 2 पहलवान आज हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दी, जिसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने स्वीकार कर लिया है और कल जो है उसकी हियरिंग है। कल की डेट दे दी है, कल हियरिंग है। यह है साहब सूचना। ठीक बात, ये तो रही सूचना। इसका अंदेशा न सिर्फ आप पहले से जाहिर कर रहे थे बल्कि आपने स्पष्ट आह्वान भी किया था इन पहलवानों का, और आपको ये आशंका थी कि ऐसा किया जाएगा ट्रायल के दौरान। इन दोनों यानी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के लिए ये एक सेफ पैसेज निकाला जाएगा जो एडहॉक कमेटी है। आखिरकार क्या आप कुछ बताएंगे कि हम ये तो नहीं पूछ सकते कि आपका अंदेशा सही निकला? चलिए, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि आपका अंदेशा सही निकला। बाबा रामदास जी यानी खोजी पहलवान जो कह रहे थे वही हुआ, लेकिन ऐसा इतना अन्यायपूर्ण काम क्यों कर रही है एडहॉक कमेटी? और यहां पर यह तथ्य तो सामने आता है कि एटलीस्ट हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुनने योग्य यानी हियरिंग के योग्य समझा और प्रथम दृष्टया उचित लगा उन्हें, तब उन्होंने स्वीकार किया है। तो इसके 2 पक्ष हैं। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि एडहॉक कमेटी आखिर इतनी ज्यादा, जिसको मैं कहता हूं कि थेथरई पर उतारू क्यों? देखिए, जिस दिन से 19 जनवरी 2023 से जब से इन पहलवानों ने ये धरना लगाया था और झूठे आरोप लगाकर WFI के प्रेसिडेंट को डिस्क्रेडिट, बदनाम करने की, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की थी, उसी दिन से ब्रजभूषण शरण सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है और वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मैंने ये पॉलिसी बनाई है कि बिना ट्रायल के कोई इंटरनेशनल पहलवान किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा, पूर्व परफॉर्मेंस पे नहीं होगा, प्रेजेंट ट्रायल देनी होगी। और सिर्फ इसलिए ही मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। वो बात आज सच्ची साबित हो गई है। अब पहले दिन से हम ये भी आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये पूरा षड्यंत्र इन पहलवानों से, ये धरना और ये पूरा षड्यंत्र डीजी साई संदीप प्रधान ने रचा है। सिर्फ
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अपने अंगूठे के नीचे अपनी फेडरेशन बना के उसको काबू में रखने के लिए, और इसके पीछे उनकी पीठ पर खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर का हाथ है। यह मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं। और आज की तारीख में ये पहलवान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी को सीधे सीधे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और एडहॉक कमेटी उसी डीजी साई की बनाई हुई एक कमेटी है जो सीधे सीधे डीजी साई से आदेश लेती है। बाजवा साहब एक बेहद शरीफ आदमी है और वो निजी बातचीत में कहते हैं कि मैं इस पॉलिसी के पक्ष में कतई नहीं हूं। सुमा शिरूर भी ये लेटर निकालने के पक्ष में कतई नहीं है, हमारे तीनों चीफ कोचेस कतई नहीं है, परंतु मजबूरी में चूंकि डीजी साई का आदेश है इसलिए इस प्रकार की अन्यायपूर्ण नीति बनानी पड़ी है एडहॉक कमेटी को। और ये दो टेक्निकल ऑफिशियल्स, सो कॉल्ड सलाहकार ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग, ये चूंकि इन्हीं धरना जीवियों ने, ये शुरू में एडहॉक कमेटी में नहीं थे, इनका नाम डलवाया है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने, और ये इसीलिए डलवाया है कि एडहॉक कमेटी पर दबाव डालकर और एडहॉक कमेटी में बहुमत क्रिएट कर, 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है। जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें से 4 सरकार के और धरना जीवियों के पिट्ठू है। एक बाजवा साहब और सुमा शरीफ सरकारी पिट्ठू, ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग धरना जीवियों के पिट्ठू, तो 4 उनका बहुमत हो गया। बेचारी भारतीय कुश्ती के सिर्फ 3 समर्थक, जगमिंदर सिंह चीफ कोच फ्री स्टाइल, हरगोविंद कोच साहब चीफ कोच ग्रेको रोमन, लड़कियों के कोच को निकाल दिया गया है और उनकी जगह अलका तोमर नामक एक अर्जुन अवार्डी पहलवान को रख लिया गया है। तो पहलवानों की बात करने वाले 3 लोग, सरकारी पिट्ठू और आंदोलन जीवी 4, और उन्होंने एक तरफा डिसीजन लेके विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का सिलेक्शन कर दिया, जिसके खिलाफ अंततः मजबूर होकर हम लोगों को आज हाई कोर्ट में रिट दायर करनी पड़ी, जिसे स्वीकार कर लिया है। ठीक है बाबा जी, आप बार बार कह रहे हैं, आपने इससे पहले भी बातचीत में ये कहा है कि डीजी साई को आप इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य खलनायक मानते हैं, और उसी के साथ आप ये कह रहे हैं कि ये पहलवान डीजी साई को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब यहां पर मैं ये पूछना चाहूंगा, जरा ये वो ब्लैकमेल करने की कोई वजह होती है, किसी की कोई कमजोर नस उसके पास दबी होती है तब कोई ब्लैकमेल करता है। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं पहली चीज, और डीजी साई ब्लैकमेल हो जा रहे हैं, ऐसी कौन सी वो वजह है कि जिस आधार पर वो डीजी साई को ब्लैकमेल कर ले रहे हैं? हुआ यह था कि 16 जनवरी को ब्रजभूषण शरण सिंह डीजी साई से मिलने गए और उनसे ये डिस्कस करने गए कि हमने ये नई नीति बनाई है जिसमें अब हम किसी पुराने पहलवान को पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे मेजर टूर्नामेंट खेलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो डीजी साई ने बाकायदे पूछा फिर इन ओलंपिक पदक विजेताओं का क्या होगा। उन्होंने कहा उनको आप टॉप्स की स्कीम की तरफ से कैंप में डाल देना, पर ट्रायल तो उनको देनी होगी और नेशनल खेलना होगा। हाँ, अगर आप नेशनल्स के जो 4 मेडलिस्ट आएंगे मैं उनको कैंप में रखूंगा फेडरेशन की तरफ से। अगर 5वां 6ठा 7वां ये मेडलिस्ट लोगों जो कि बिना नेशनल खेले कैंप में आना चाहते हैं, पर मैं अपने किसी बच्चे को नेशनल चैंपियन में मेडल जीतने वाले को नहीं हटाऊंगा, जूनियर बच्चे को, इनको आप टॉप के खर्चे पे कैंप करवा दीजिएगा, उसका खर्चा आप दीजिएगा। इस बात के लिए स्पष्ट ब्रजभूषण शरण सिंह ने डीजी साई को बता दिया। अगले दिन डीजी साई ने इन तीनों धरना जीवियों को अपने पास बुलाया और बोला तुम लोग जंतर मंत्र पे बैठ जाओ, 2-3 घंटा बवाल करना, उसके बाद मैं इस तुम्हारी फेडरेशन को देख लूंगा। ये सब तो बैठे थे सिर्फ अनियमितता का और क्या नाम भ्रष्टाचार का और तानाशाही का और अक्खड़पने का आरोप किया, मंच पे झापड़ मार देते हैं, या वो पत्रकारों ने इनसे जॉनसन के आरोप मुंह से इनके निकलवा लिए और बड़बोली विनेश ने वो लगा दिए। अब रायता फैल गया जो आज तक फैला हुआ है। अब ये सब डीजी साई को बोलते हैं कि तुमने हमको फंसा दिया बिरजू, तुमने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, तुम तो कहे थे 3 घंटे का धरना होगा। बोला अरे हम तुम लोगों को बोले थे सामान्य आरोप लगाना, काहे तुम लोग जॉन शोषण का आरोप लगा दिए।
वो बोलता है कि तुमने हमको फंसा दिया, ये बोलते हैं तुमने हमको फंसा दिया। तो अब ये बोलते हैं कि ए बिरजू तुम ही हमको बैठाए थे धरने पे, हम सबको बता दूंगी कि बिरजू ही बोला था डीजी शाही कि जाओ धरने पे बैठ जाओ। अब ये तो मैं तो भाई एक नॉन एंटिटी हूं ना, आई एम नॉट अ स्टेट प्लेयर या कोई, तो मेरे आरोप लगाने से तो कुछ होता नहीं है। पर अगर कल को पत्ते अगर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने खोल दिए कि हाँ भाई बिरजू वाकई बोला था कि जाओ तुम लोग धरने पे बैठ जाओ, तो बड़ी किरकिरी होगी सरकार की। तो इसीलिए ब्लैकमेल है, बता दे, हम सबके बता दे, रात दिया बुता के पिया काका किया, हम सबको बता दूंगी, यही ब्लैकमेलिंग है। अब समझ में आया व्हाट इज ब्लैकमेलिंग। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दर्शकों तक भी ये पहुंची होगी, क्योंकि आप हर दूसरे आरोप के साथ ये रिपीट कर रहे थे ब्लैकमेलिंग। तो अब ये ब्लैकमेलिंग समझ में आ रही है कि कैसे ब्लैकमेल किया जा सकता है डीजी शाही को, और किया जा रहा होगा। अब अभी बातचीत में आपने सिर्फ डीजी शाही तक ही नहीं रुके, आप उसके आगे बढ़ के आप खेल मंत्री पर बाकायदे आरोप लगा रहे हैं कि वो भी शामिल है डीजी शाही के साथ। तो आखिर ये बताइए कि ये एक दूसरे की ब्लैकमेलिंग और एक दूसरे के साथ खेलने खिलाने में ये जो कुश्ती का नुकसान हो रहा है, मैंने जो वीडियो मेरे सामने आया अंतिम पंघाल नाम की उस बिटिया का, जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो अपने मुंह से कह रही है कि मैं देश की पहली ऐसी बच्ची हूं जिसने ये गोल्ड मेडल जीता है। और उसने ये कहा कि हम संन्यास ले लेंगे, हम कुश्ती खेलेंगे ही नहीं। तो साहब ये बताइए, क्या ये वीडियो, आज के सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को ऐसा कोई नहीं है कि जो फॉलो ना करता हो, ये इन जिम्मेदारों के पास नहीं पहुंच रहा है, कुश्ती जगत के और लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो आखिर खेल मंत्रालय इसमें क्यों चुप है? आप आरोप भी लगा रहे हैं, तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं, और साथ में ये भी सवाल उठ रहा है कि खेल मंत्रालय चुप क्यों है। तो क्या कहीं खेल मंत्रालय की चुप्पी से ही और आपका आरोप निकलता है? सर, ये खेल मंत्रालय का ही तो फैलाया हुआ रायता है। ये जो बिरजू है ना, ये बिरजू इसी खेल मंत्रालय की ही तो नाजायज औलाद है। 3 बार एक्सटेंशन मिला है इस आदमी को। ऐसा इसमें क्या खासियत है भैया? इस देश में नौकरशाहों का अकाल पड़ गया है कि इस बिरजू को तुमने शाही का डीजी बनाने के लिए तीसरा एक्सटेंशन दिया। आमतौर पे एक एक्सटेंशन समझ में आता है, ठीक? 3 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। आखिर इसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? ये कितना बड़ा खेल प्रशासक आ गया। और शाही इस धरती की सबसे भ्रष्ट संस्था है वित्तीय अनियमितताओं के मामले में। अगर एक दिन मैं और आप इस शाही की के भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार पर जिस दिन चर्चा करेंगे ना, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी दर्शकों की। और पूरा 40 मिनट का वीडियो करेंगे, सीरीज करेंगे। तो ये इतनी भ्रष्ट संस्था है जिसमें आजकल अरबों रुपए का खेल कर रहा है ये आदमी जिसका नाम डीजी शाही है। तो और अनुराग ठाकुर एक रीढ़ विहीन ढुलमुल नकारा खेल मंत्री है। ये इस कुश्ती प्रकरण ने सिद्ध कर दिया कि आप एक जरा से प्रकरण को हैंडल नहीं कर पाए, और उसका रायता यहां तक फैला हुआ है और अभी एशियन गेम्स तक को प्रभावित करने जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि कुश्ती जिस तरीके से डिरेल हुई है अखाड़े से, तो उसके बाद वो धरना तक गई, खाप पंचायतों तक गई, संसद पर मार्च तक गई, और मुकदमेबाजी आप देखिए कहां तक गई। 2 मुकदमे दर्ज हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वहां चार्जशीट फाइल हो गई, कोर्ट कचहरी हो रही है। और अब हालत ये है कि इस अन्याय के खिलाफ ये 2 बच्चे जो हैं पहलवान आपके, सुजीत कलकल और अंतिम पंघाल, ये भी कोर्ट में चले गए। अब कल उसका पता चलेगा। आपके पास क्या लगता है कि आपने वकीलों से बातचीत की होगी, क्योंकि आप रिट दाखिल कराने में शामिल हैं, और आपको कैसा लगता है, ये कितनी संभावना लगती है कि चूंकि रिट एक्सेप्ट कर ली गई है, और देखिए अगर कोई बिल्कुल बेसलेस प्ली होती आपकी तो वो रिट एक्सेप्ट ही नहीं होती हियरिंग के लिए,
तो हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया हियरिंग के लिए। आपकी अपने वकीलों से क्या बातचीत हो रही है और कितनी संभावना आपको लग रही है कि इन बच्चों को न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, ऐसी ही एक रिट जो है, ऐसी ही एक रिट बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने की थी, जिसकी कल सुनवाई हुई थी और उसमें जज ने 24 तारीख की डेट दे दी है और वो रिट पूरी तरह खारिज हो जाएगी, ऐसी संभावना व्यक्त। कहने का मतलब बॉक्सर्स को न्याय नहीं मिला है क्योंकि उनका थोड़ा टेक्निकल इशू। हमारे यहाँ क्या है कि रेसलिंग में एक वेल लेड आउट पॉलिसी है कि आप इस तरीके से हम चयन नहीं करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस पर बिना ट्रायल के चयन नहीं करेंगे। ये एक वेल लेड आउट पॉलिसी है WFI की, जो पिछली ब्रजभूषण सिंह जी का कार्यकाल था, उसमें वो बाकायदा उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा पास की गई है बहुमत से। अब ये एक एडहॉक कमेटी है जो कि काम चलाऊ सरकार है, इसको पॉलिसी डिसीजन लेने का तो संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। काम चलाऊ सरकारें पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती हैं, वो सिर्फ काम चलाती हैं। यह एक पॉलिसी डिसीजन है, ये पॉलिसी से डेविएट करने वाला डिसीजन है कि आप ट्रायल, अच्छा सभी वजनों की ट्रायल लेंगे, इसके बावजूद आप इन दो खिलाड़ियों को के साथ बेईमानी करके इनको चोर दरवाजे से एशियन गेम्स खिलाने का कुचक्र कर रहे हैं। एक तो इसको इजीली चैलेंज किया जा सकता है। दूसरे, एक और पॉलिसी रही है जिसमें पूर्व परफॉर्मेंस पे ओलंपिक या अन्य मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप इत्यादि मेडल्स पे हम बिना ट्रायल के भी चयन कर लेते थे, परंतु उसमें चीफ कोच और फॉरेन एक्सपर्ट जो विदेशी कोच होता है उसकी संस्तुति अनिवार्य थी, उसकी सहमति से। अगर वो कहता था तो कर लेते थे। यहां पे दोनों चीफ कोचेस ने इसकी सहमति नहीं दी है। परंतु इस पूरे कानूनी दाव पेच के लिए ना हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि 22 तारीख को सुबह ट्रायल है, 23 की शाम तक इनको टीम का नाम देना है। तो अब ये सारे कानूनी दावपेच में जज कितना समय लेते हैं? क्या कल ही एक डायरेक्शन दे देते हैं? हम कोई निर्णय नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ एक डायरेक्शन मांग रहे हैं कि किसी को अनड्यू फेवर न दिए जाए और सिंपली एक फेयर ट्रायल करा के 18 वजरों में ट्रायल के विजेता को एशियन गेम्स खिलाया जाए। ये डायरेक्शन एडहॉक कमेटी को मिल जाए, सिलेक्शन कमेटी को मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक बात है। अगर नहीं मिला, अगर कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया, अगर हमको न्याय नहीं मिला या लंबा वही तारीख पे तारीख वाला न्याय मिला, फिर आगे क्या करना है ये हम 22 तारीख को सुबह डिसाइड करेंगे। कुश्ती जगत डिसाइड करेगा। बिल्कुल। और अब जबकि ये जूनियर पहलवान आ रहे हैं, तो क्या आप कहीं इस बात की भी आपके पास सूचना है कि इन 3 बच्चों के पीछे जो अपने आप को कुश्ती का अलंबरदार कहते हैं और यहाँ पर खाप पंचायतें इन्वॉल्व हुई थी जब, तो क्या अंतिम पंघाल नाम की लड़की ये किसी मंगल ग्रह से आई है? जरा इसका बैकग्राउंड बताइए ना कि ये कहां से आती है और किस बिरादरी से ताल्लुक रखती है? सर, खाप पंचायतें सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं। खाप पंचायतें और ये खाप लीडर्स जो हैं, ये जातीय वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। ये वोट बैंक का मसला नहीं है। परंतु इतना बता दूं आपको, इन खाप लीडर्स ने और इन धरनाजीवी पहलवानों ने और इनके समर्थकों ने अपनी वो छीछा लेदर कराई है कि आज ये हरियाणा के समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज ये अगर समाज में निकल जाएंगे ना तो पब्लिक इनको जूतों की माला पहना के गधे पे मुंह काला करके घुमाएगी। इतनी इलविल इन्होंने समाज में कमा ली है अपनी इन अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर मेरा पूछना ये बार बार बनता है, मैं बड़े और ज्यादा इसको खोल के पूछूं अगर आपको, तो आप ही कहते हैं ना, और ये पूरा ये सुनाई दे रहा था कि हमारी बेटी मेडल लाती है, हमारी बेटियों का शोषण हुआ। अंतिम पंघाल इनकी बेटी नहीं है क्या? वो जाट बिरादरी से नहीं आती है या कहीं मंगल ग्रह से आ गई है ये लड़की?
आखिर किस आधार पर इस लड़की के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, चाहे वो खाप पंचायत के नेता हो, चाहे वहां के बिरादरी के नेता हो या और लोग हैं? तो ये दोगला रवैया क्यों हो रहा है सर? सर ये सिर्फ हमारी खाप पंचायतों का नहीं, हमारे पूरे समाज का ही ये दोगला रवैया है। मुझे बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे गालियां देते हैं कि मैं सो कॉल्ड बाबा रामदास जाटों से चिढ़ता हूँ या हरियाणा वालों से चिढ़ता हूँ, मेडल तो हम ले आते हैं। मैंने कहा भैया, तुम्हारी नज़रों में ये पहलवान हरियाणा के हैं या तुम्हारी नज़रों में तुम अपने जिस चश्मे से देखते हो, जातीय चश्मे से, उसमें ये तुमको जाट नज़र आते हैं। मुझे तो ये हिंदुस्तान की बेटियां नज़र आती हैं, मुझे ये हिंदुस्तान के पहलवान नज़र आते हैं। और यकीन मानिए, मैं आपको बताऊं, मैंने पहलवानी की है, हम अखाड़े में रहते थे, आज भी बच्चे रहते हैं। हमारे अखाड़े में किसी किस्म का जातीय विभेद होता ही नहीं। सब बच्चे एक थाली में 5 पहलवान बैठ के खाते हैं, कोई किसी की जात नहीं पूछता है। तो पहलवान तो सर इतने भोले भाले, इतने पवित्र मन से कहते हैं कि मैंने आज तक पिछले अपने 40-45 साल के कुश्ती के जीवन में किसी पहलवान को अपने किसी साथी से जातीय भेदभाव करते नहीं देखा है। अच्छा, आपस में बातचीत में एक दूसरे के मजे ले लिए जाते हैं ना, उसमें भी जातीय जो है छेड़छाड़ कभी नहीं हुई है, मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक बात है। एक प्रश्न और, ये तो मैंने पूछ लिया कि खाप पंचायतों को ले वो लोग और जो बात करते थे हमारी बेटियों का शोषण, वो सामने नहीं आ रहे हैं, उनके मुंह पे दही जम गई है, वो अलग इशू। कुश्ती जगत से जुड़े हुए और लोग जब मैं कह रहा हूं तो ये जूनियर पहलवान 3 आए, सिर्फ 3 ही तो जूनियर पहलवान नहीं है जो सामने अपना दुख दर्द बता रहे हैं, और भी पहलवान हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियंस हैं, उनके कोचेज हैं, सीनियर कोचेज हैं, कुश्ती में रुचि रखने वाले कुछ ऐसे नाम हैं जो सक्रियता से रहते होंगे, दंगल आयोजित कराने वाले, अलग अलग इस तरह के तमाम एक बिरादरी होती है ना, जिसमें जैसे आप हैं भाई, आप इस समय एक्टिव रेसलर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपका सरोकार है एक यूट्यूबर के तौर पर, एक एक्स पहलवान, एक ऐसा पहलवान, और यहां तक आपका सरोकार है कि हम आपको जो है खोजी पहलवान कहना शुरू कर दिए। तो उस बिरादरी का कितना समर्थन या कितना वो बिरादरी कितनी वोकल हो रही है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला कोर्ट से, जिसके लिए कि समय कम है, हालांकि टेक्निकल वजह बड़ी क्लियर है कि अपनी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं कर सकती साई, बहरहाल, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो उसके आगे, चूंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि 23 तारीख को अगर अंतिम न्याय नहीं मिला तो सत्याग्रह होगा, तो उसके लिए कुश्ती बिरादरी या कुश्ती जगत का कितना समर्थन आते हुए देख रहे हैं आप? आज पूरा कुश्ती जगत इस बात को लेके उद्वेलित है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये पहले दिन धरने पे बैठे थे ना, उस दिन कुश्ती जगत भावनाओं में बह गया था। जब जनवरी में जब धरने में बैठे थे, अगले धरने पे कुश्ती जगत का कोई व्यक्ति इनके साथ नहीं आया। कुछ कोचेस, कुछ अखाड़े वाले जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और जो फेडरेशन में जो नए होने वाले चुनाव थे उसमें एक अपनी भूमिका देख रहे थे, वो लोग आए। उनमें से जैसे अशोक ढाका एक कोच हैं, उनका अखाड़े पे मीटिंग होती थी जिसमें 10, 12, 15 कोचेस और अखाड़े बड़े सक्रिय रूप से शामिल होते थे। उसमें हमारे एक बड़े सीनियर कोच है रणवीर ढाका, वो उसके पेट्रन बन गए थे। एक अजय मिर्चपुर हैं, और ये इस प्रकार के बहुत से लोग बड़ा बढ़ चढ़ के जो है नेतागिरी किया करते थे। पर आज सबके मुंह में दही जम गई है। जी, इन 2, 4, 10 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा कुश्ती जगत आज इन जूनियर पहलवानों के साथ खड़ा है। ठीक बात। और इसका नजारा आपको 22 तारीख की सुबह आईजी स्टेडियम में देखने को मिल जाएगा कि किस कदर उद्वेलित है, किस कदर आक्रोशित है हम। ठीक बात है। पहलवान जी, बाबा रामदास जी, हमें उम्मीद है कि कल
हाईकोर्ट में ये जो रिट स्वीकार कर ली गई है, इसी में डायरेक्शन इन जूनियर पहलवानों की भविष्य के लिए मिल जाएगा जो इनके साथ अन्याय हो रहा है। और नहीं तो जिस तरीके से आप और सामने ये पहलवान अब मैदान में उतर गए हैं, सच बताऊं तो मैंने ये तीनों वीडियो जब मेरे सामने से गुजरे तो अब किस तरह से मैं आपको कहूं कि अब नहीं वो नैतिकता जग रही है लोगों की। एक बिटिया पहलवान जो ये कह रही है कि इतना शोषण अगर हुआ तो फिर मैं अब कुश्ती को छोड़ दूंगी। नहीं दिल पसीजता है ऐसे लोगों का। वो जो स्टारडम एंजॉय कर रहे हैं कुश्ती के नाम पर, उनके हक में इतनी ज्यादा बेशर्मी आ गई है इन जिम्मेदार लोगों की कि अब उनकी नैतिकता नहीं जग रही है। ये बहुत गलत है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी इस पर न्याय देगा। और कोर्ट ने अगर आपको रिलीफ नहीं दी, देखिए कोर्ट का मामला बड़ा टेक्निकल होता है, आप भी जान रहे हैं, तो समाज का कम से कम अब एक दूसरे तरीके से जागरण शुरू होगा। और अब सच मायने में बेटियों के शोषण की कहानी सामने आ रही है कि कुश्ती जगत के इन तथाकथित कुछ लोगों ने, जिनको अब गिरोहबाज मैं बोलूंगा, उन्होंने किस तरीके से बेटियों का शोषण किया। उसका नाम है, उस शोषण का नाम है अंतिम पंघाल, उस शोषण का नाम है सजीत कालीवाल, उस शोषण का नाम है ये विशाल जैसे लड़के। जी वीडियो समाप्त कीजिए क्योंकि मेरा डाटा समाप्त हो गया, कभी भी वीडियो बंद हो सकती है। तो बहुत बहुत सभी दर्शकों को धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, सभी थैंक यू वेरी मच। जी तो दर्शकों, इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।